गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, और एनवायरमेंटल फैक्टर में बात कर रहे हैं अपन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में अपन जो लाइट चल रहा था, तो लाइट में अपन ने कल लाइट इंटेंसिटी के बारे में बात करी थी। आज बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्लांट्स। अब आपको पता ही है जो लाइट्स होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करती है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे फॉर्म साइज हो, उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको इफेक्ट करती है। इसके बाद जो अपन बात करें तो ये डायग्राम दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ जो इसके एक्शन है उसमें बताएंगे प्लांट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है क्लोरोफिल सिंथेसिस का। तो आपको पता ही है कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है उसका निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है ना। क्लोरोफिल जो सिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो जो डार्क प्लांट्स एरिया होते हैं, जो डार्क एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो कम अमाउंट में होता है या डिस्पेयर भी होता है। तभी आपने एक एक्सपेरिमेंट होता है उसमें देखा होगा कि यदि प्लांट को अपन लंबे समय तक अंधेरे में रख देते हैं तो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसकी पत्तियां होती है, और लाइट कलर में रखते हैं तो ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन के अंदर क्या होता है, ग्रीन का सिंबल्स मीन्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब क्या होता है, जो लाइट में रहेगा, जो प्रकाश में रहेगा, है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें बात आती है इफेक्ट और नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आपको पता ही है ना, जो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल बीरिंग जो ऑर्गेनल्स है उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा जो लाइट होगी उतनी ज़्यादा उसमें मैक्सिमम सनलाइट है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट एक्सपोज होगा, है ना, कोई प्लांट्स है तो उसमें अंदर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट का फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको पता ही है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं वो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट C6H12O6 का सिंथेसिस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। और फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर क्या लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, आपको पता ही होगा, अगर मैं 12th में पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ATP और NADH2 बनता है। ATP और NADH2 होता है जो डार्क रिएक्शंस होती है उसके अंदर, जो डार्क रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो CO2 का जो रिडक्शन करने में ये ATP NADH2 और ATP दोनों ही काम होती है। ये बनती कहाँ पे है, दोनों लाइट रिएक्शन के अंदर बनती है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर भी क्या होता है, लाइट की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है वो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। रेस्पिरेशन क्या होता है आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 जो किससे बना था, फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर बना था। ये ब्रेक डाउन होता है, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स के द्वारा, चाहे केल्विन साइकिल की बात करें चाहे ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, तो उनके द्वारा क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और किस में ब्रेक डाउन है, CO2 और H2O के अंदर होता है ना। और यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। दिस ATP एनर्जी यूटिलाइज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना। तो ये जो इफेक्ट और रेस्पिरेशन है वो प्लांट ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है इसमें इस प्रकार से होती है। अब आता है इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन, द राइज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर विच मे बी ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द रेडिएशन और हीट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मतलब जितनी ज़्यादा हीट इंक्रीज होगी ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगा। रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन क्या होता है आपको पता है, वाटर लॉस फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीफ, है ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगा तो एसेंट ऑफ जो शेप है, एसेंट ऑफ द शेप है वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। लाइट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट, रिजल्ट इन द विच शेप एंड साइज इज मॉडिफाइड। क्या करे कि मतलब लाइट जो होती है, ज़्यादा लाइट होती है, ज़्यादा मात्रा में यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है तो क्या ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, इनहिबिट करती है। तो ऑक्सीजन आपको पता ही है ग्रोथ हार्मोन है, इससे क्या होता है, जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, उसकी शेप और साइज होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी, मतलब
स्टार्ट होगी। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट फ्लावर फ्रूट एंड वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। पता ही है जितनी ज़्यादा लाइट होगी जो फ्लावर फ्रूट वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं इफेक्ट होते हैं। लाइट इज हायर इंटेंसिटी वेरियस डेवलपमेंट फ्लावर फ्रूट एंड सीड आर बट लाइट ऑफ लोअर इंटेंसिटी प्रमोट डेवलपमेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ कॉज डिलीकेसी, है ना। जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट में डिफेक्ट करती है, दिक्कत हो सकती है डेवलपमेंट में। फ्लोर जो होते हैं फ्रूट होते हैं सीड्स के, इनके डेवलपमेंट में मदद भी करती है। साथ साथ में जो डेलिकेट्स पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होती है कि डेवलपमेंट में भी असर पड़ सकती है इसके। इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट। इंटेंस लाइट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट इन प्लांट्स। द प्लांट्स एल्पाइन रीजन हैव ब्यूटीफुल फ्लावर कंटेनिंग दिस पिगमेंट। तो जो एल्पाइन जो क्या होते हैं, जो टुंड्रा या जो ध्रुवों पे पाए जाते हैं, पॉल पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप मॉडिफाइड प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स वगैरह होती है छोटी होती है। तो इनके अंदर क्या कर रहा है, जो इंटेंस लाइट है वो क्या करती है, एंथोसायनिन पिगमेंट होती है। और ये पिगमेंट क्या होता है, ब्यूटीफुल फ्लोर कंटेनिंग पिगमेंट्स होता है। मतलब क्या है, इसके अंदर जो फ्लोर्स होते हैं उनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। इफेक्ट ऑन मूवमेंट। आपको पता है लाइट से क्या होता है, दो प्रकार की मूवमेंट होती है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो मूवमेंट होती है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होती है और एक नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होती है। पॉजिटिव जो फोटोट्रोपिज्म होती है वो आपको पता ही है, मूवमेंट किधर होगी, सन की तरफ होगी, मतलब लाइट की तरफ होगी। मतलब पत्तियां होती है या कोई फ्लोर होता है, ये कोई ट्विंस होती है, किधर लाइट की तरफ मुंह कर लेती है। शाम को देखते हैं, सुबह देखते हैं, तो किधर जो फ्लोर होते हैं उनका मुंह किधर होता है, सन की तरफ होता है। इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स होती है हमेशा ही, आपको पता है रूट्स किधर जाती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिक और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म की तरफ होता है। तो इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियडिज्म। इसके बाद फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, डे लाइट इफेक्ट द फ्लोरिंग इन द प्लांट्स। द रेस्पॉन्स प्लांट रिलेटिव रीजन्स जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, फोटोपीरियडिज्म मतलब लाइट कितनी चाहिए, है ना। द ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट या फ्लोरिंग ऑफ द प्लांट, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके इंटेंसिटी के आधार पर ही क्या होता है, फोटोपीरियडिज्म के आधार पर ही क्या होता है, प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया है। लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या होता है, जिनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, लाइट ड्यूरेशन होती है 12 घंटे से ज़्यादा की चाहिए, जैसे रेडिस है, पोटैटो है और क्या है, स्पिनच है। इसका RPS, ठीक है। RPS के अंदर क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब रेडिस, पोटैटो और स्पिनच। इसका शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब क्या, उनको लाइट कम चाहिए, जो 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए। 12 घंटे से कम का मतलब 12 घंटे से मतलब क्या, जैसे सुबह 8 बजे सूर्योदय होता है, शाम को जो है ना, शाम तक 8, शाम तक जो सूर्यास्त होता है, तो 8 से 8 12 घंटे हो गए। तो जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको 12 घंटे के चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट है उनको 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए। इसमें सीरियल्स है, टोबैको है, कॉस्मोस है और डहेलिया है ना, CTCD। इसका भी कुछ फंडा बन जाएगा अपने देखना। डे न्यूट्रल प्लांट DNP मतलब जिनका लाइट का कोई असर नहीं होता, जैसे कॉटन, बालसम और क्या है, टोमेटो। इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन भी लाइट से इन्फ्लुएंस होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट होता है जो जर्मिनेशन होती है उन्हें ब्लू लाइट प्रमोट करती है सीड जर्मिनेशन को। इन सब के फार रेड आल्सो इनबिट द सीड जर्मिनेशन। फार रेड होती है जो लाइट होती है ना, वो इनबिट कर देती है, ब्लू प्रमोट कर देती है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट। तो मतलब लाइट के आधार पर किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको पता ही है ना। तो डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट लाइट होती है, उस प्रकार के उसमें प्लांट पाए जाते हैं, है ना, फैक्टर के आधार पर ही। इसके बाद इफेक्ट ऑफ मोरफोजेनेसिस। द डेवलपमेंट प्लांट सीडलिंग स्टेज कंट्रोल बाय लाइट, है ना। सीडलिंग स्टेज मोरफोजेनेसिस होना मतलब, तो उसको कंट्रोल लाइट से ही। नॉन ग्रीन जो हाईली इलोंगेटेड विद पूरली डेवलप एंड रूट सिस्टम जो अपन बात कर रहे हैं, द सीडलिंग प्रेजेंट इन डार्क कंडीशन मतलब यदि लाइट कम रही, यदि बीज अपने बोए हैं
और वहाँ पर लाइट कम हो तो जो पादप होगा वो नॉन ग्रीन होगा, हाईली इलोंगेटेड होगा, पूरी डेवलप रूट के द्वारा जैसा होगा वो, और एक्सपोज डायरेक्ट लाइट सीडलिंग टू मेक द नॉर्मल। यदि हाउएवर एन एक्सपोज ऑफ द डायरेक्ट ग्रोथ, यदि उसको डायरेक्ट ग्रोथ में हुआ है फिर अपन उसको वापस एक्सपोज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। इफेक्ट ऑन एक्वाटिक प्लांट, आपको पता है एक्वाटिक प्लांट की बात करें तो वो प्लांट जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं जिनको लाइट की आवश्यकता होती है वो सरफेस से पाए जाते हैं, जिनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती गहराई में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जीव जंतु जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो पाए जाते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इंटरनल सरफेस। आपको पता है जो लाइट होती है इंटरनल सरफेस को इफेक्ट करती है। जैसे डाइकोटिलेडन्स की बात करें, डाइकोटिलेडन्स तो पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमा जो होता है आपको पता ही है कि पेरेनकाइमा दो प्रकार के जो स्पंजी पेरेनकाइमा में डिवाइडेड होता है, एक तो पेलिसेड में और स्पंजी में। क्यों? क्योंकि उसके जो लाइट का एक्सपोज होता है, जो ऊपर वाली सरफेस होता है तो लाइट का एक्सपोज ज़्यादा होता है, नीचे वाली सरफेस पे कम होता है। इस प्रकार से डिफरेंशिएट होता है इसको डोर्सो वेंट्रल लीफ कहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी आइसोबाइलेटरल लीव्स होती है जो मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है, उसकी दोनों सरफेस सेम होती है और उनके अंदर जो पेरेनकाइमा होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है। इसी प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं वो भी लाइट के द्वारा इफेक्ट होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो भी लाइट के द्वारा कंट्रोल होता है ना। और लैंड एक्वाटिक एनिमल्स सच एज चेंजेज कलर इन कैमेलियन, जो गार्डन लिजार्ड है, डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स इन लिजार्ड एंड टोर्टोइज है, तो इनके लिए भी क्या होता है कि लाइट की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फैक्टर आता है, जो दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर आता है वो होता है टेम्परेचर। हीट क्या एनर्जी है और उसका एक्सप्रेशन किस रूप में होता है, अपन टेम्परेचर के होता है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, ट्रोपोग्राफी, वेजिटेशन, स्लोप एक्सी होती एक्सेप्ट्रा इनफ्लुएंस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या होता है कि जैसे जिस प्रकार का क्षेत्र एरिया है उस हिसाब से टेम्परेचर जो रेंज होती है चेंज होती है। जैसे पोल है, टुंड्रा प्रदेश है, और जहाँ पे सन रेज तिरछी गिरती है तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है। जहाँ पर सन रेज जो होती है सूर्य की किरणें सीधी गिरती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द वर्टिकल टेम्परेचर देखो ये बता रहा है, जो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लेप्स रेट विच इज 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर। मतलब क्या होता है, जो लेप्स रेट है वो क्या होती है, ध्यान देना। लेप्स रेट का मतलब क्या होता है कि जब सनरेज आती है तो प्रति 1000 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना। जब सन से सनरेज आती है, अर्थ की तरफ आती है, तो ईच 1000 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर डाउन होता है वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलते हैं, लेप्सेज रेट बोलते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, सभी जीवों की जो आंतरिक संरचना होती है, सब जो बनावट होती है उसको, डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को और प्रभावित करता है। और टेम्परेचर क्या होती है, एक स्पेसिफिक रेंज होती है, एक तो मिनिमम रेंज होती है, एक हाईएस्ट रेंज होती है ना। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन मेटाबॉलिक प्रोसेस रिड्यूसिंग द स्टॉप पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ईच ऑर्गन देयर इज मैक्सिमम। देखो जैसे बताया इसमें कि प्रत्येक एक जो ऑर्गेनिज्म होता है इसकी एक रेंज होती है, उसमें एक तो मिनिमम रेंज होती है और मैक्सिमम रेंज, इस बीच की जो रेंज होती है उसी पे वो क्या होता है, एक्टिविटी करता है ना। जैसे अपन को कहते हैं तो अपन एक रेंज है भाई, अपन 4 डिग्री 0 डिग्री तक काम कर सकते हैं। चलो 4 डिग्री तक भी अपन मान लो किसी प्रकार के सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। 60 डिग्री से ऊपर कर तो अपनी एक्टिविटी डाउन हो जाती है, तो एक रेंज हो जाती है। दिस कॉल्ड रेंज ऑफ टॉलरेंस है ना। इस रेंज को क्या करें, टॉलरेंस रेंज बोलेंगे। और जो टॉलरेंस रेंज होती है ये जैसे बता रहे हैं कि 0 से 53 डिग्री होती है, लेकिन जो मोस्ट जो होती है वो कितनी होती है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है ना। द मिनिमम ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, इसको कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, अब ये बता रहे हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है प्लांट पे। बताता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है कि कोई प्लांट्स हो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, एंजाइम के द्वारा होती है। एंजाइम क्या होता है आपको पता ही है, प्रोटीन के नेचर के होते हैं। यदि कम टेम्परेचर रहता है तो भी वो क्या होता है, उनमें लाइसिस हो जाता है। अधिक जो टेम्परेचर रहता है तो उससे लाइसिस हो जाता है उनके अंदर, तो उनकी एंजाइम एक्टिविटी डाउन हो जाती है, इससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डाउन हो जाती है।
डीनेचुरेशन होता है। देखो एंजाइम का हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। उसके बाद है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की बात करें, जैसे अपनी पढ़ी थी कि तो अपन टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा बोल रहा था, रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन इंक्रीज बढ़ेगा। एब्जॉर्प्शन, अब ट्रांसपायरेशन बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन ही बढ़ेगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या एब्जॉर्प्शन लिमिट होगी, क्योंकि 0 डिग्री पे बर्फ जम जाएगा तो मिट्टी से खींचेगा कहाँ से पानी, है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी किस रेंज पे होता है, इस रेंज पे होता है, 10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, इसके बाद क्या, इन द एक्सट्रीम लो टेम्परेचर द प्रोटोप्लाज्म में भी फ्रोजन जम जाएगा, है ना। इस प्रकार रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन रेट यूजली डबल एंड वन हैंड रोल के साथ, वो भी बता रहा है कि अपन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पोइकिलोथर्मिक जो एनिमल्स, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जैसे मेंढक वगैरह, फ्रॉग वगैरह है, तो इनके 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो क्या होती है, जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो बढ़ जाती है। इसको वान हॉप लॉ बोलते हैं। इसके बाद थर्मोपीरियडिज्म, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, पीरियडिज्म का मतलब टाइम, मतलब किसी भी जो प्लांट्स है उसके लिए, कोई एक्टिविटी के लिए एक विशेष जो रेंज होती है वो टेम्परेचर चाहिए। जैसे टोमेटो है तो टोमेटो के अंदर फ्लावरिंग के लिए जो रेंज है टेम्परेचर की कितनी होनी चाहिए, टोमेटो के अंदर फ्लावरिंग के लिए जो रेंज होनी चाहिए वो कितनी, 18 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए, इसी पे होगा, तो मतलब एक लिमिट होती है। उसके बाद है वर्नलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नलाइजेशन, याद रखना। वर्नलाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि सम प्लांट्स रिक्वायर्ड कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग। क्या होता है उनमें पुष्पन या फ्लोरिंग के लिए क्या होता है, उनको कोल्ड ट्रीट करना पड़ता है, मतलब उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा अपन यदि किसी के अंदर फ्लोरिंग प्रमोट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वर्निलाइजेशन करते हैं, है ना। देखो द प्लांट फ्लोरिंग टेक प्लेस मैक्सिमम टेम्परेचर, द कोल्ड ट्रीटमेंट शीड हेल्प इन द क्विक फ्लोरिंग इन सम प्लांट, इज कॉल्ड द वर्निलाइजेशन। मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट, याद रखना, कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं किसी प्लांट्स के अंदर फ्लोरिंग को प्रमोट करने के लिए, यदि कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं इसको वर्निलाइजेशन बोलते हैं ना। इससे क्या होता है, एक वर्निलिन हार्मोन बनता है, वर्निलिन किसके अंदर, फ्लोरिजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लोरिजन क्या करता है, फ्लोरिंग करवाता है। मूवमेंट, थर्मोस्टेटिक और थर्मो रेस्पॉन्स होता है, आपको पता ही है, लाइट जो टेम्परेचर। डेवलपमेंट की बात करें तो पिक्युलोथेरिक एनिमल इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, है ना, उनके अंदर लार्वा एग और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ एनिमल ग्रोथ की बात करें तो एनिमल ग्रोथ भी होता है, जो पिक्युलोथर्मिक जो है, इंक्रीज टेम्परेचर इन्वर्टिब्रेट्स इंडिकेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर शीडलिंग शेरोल प्लांट्स एग्जिबिट द इलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल एज पर द प्रिंसिपल ऑफ बर्जमैन्स रूल। होमोथर्मिक मतलब जिनका तापमान समान होता है, एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट आर लॉन्गर इन साइज, मतलब क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये बर्जमैन क्या बोल रहा है कि होमोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं उनका जो क्लाइमेट, जो कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल्स हैं उनकी जो शरीर की साइज होती है लॉन्ग होती है, और जो इनके दूसरे पार्ट होते हैं वो छोटे, काउंटर पाउंड इन ओट रीजन्स, है ना, उनकी तुलना में। और एलन्स क्या कहता है, एलन्स का नियम क्या कहता है, याद रखना, एलन्स का नियम क्या कहता है कि जो, देखो, द टेल स्नोट एंड ए लेग्स कंपेरेटिवली स्मॉलर इन मेमल्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट देन द हॉट क्लाइमेट। एलन्स ने क्या कहा था कि टेम्परेचर को लॉस को कम करने के लिए, ये एलन्स रूल कई बार पूछा गया, याद रखना, कि टेम्परेचर लॉस कम करने के लिए, टेम्परेचर बॉडी से लॉस ना हो, इसलिए जो कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल्स है उनका जो टेल है, स्नोट है, लेग है, कंपेरेटिवली स्मॉल होती है किनकी तुलना में, हॉट क्लाइमेट वाले रीजन वाले की तुलना में। इसके बाद द इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ की टेम्परेचर की बात करें तो इसके आधार पर प्लांट में 3 इफेक्ट डेवलप होते हैं। डेसिकेशन हो सकता है, मतलब वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन होना, चिलिंग हो सकता है, मतलब क्या होता है टेम्परेचर कम हो, और फ्रीजिंग हो सकती है। जनरली प्रोटोप्लाज्म जो होता है 40 डिग्री से 90 डिग्री बीच में काम करता है, लेकिन इससे ऊपर ये कम हो तो ये हीट इंजरी के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो 66 डिग्री जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ तक काम कर सकता है, सच कॉल्ड हीट रेजिस्टेंट
यदि कुछ है जो हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, जैसे अपने यीस्ट है वो 114 डिग्री सेंटीग्रेड माइक्रोजम, और जो माइक्रोइज्म है 120 से 130 डिग्री तक रिमेन एक्टिव रहते हैं। इन अपन ने पढ़ा था बैक्टीरिया वाले में, कुछ बैक्टीरिया है जो है ना हॉट वाटर के अंदर भी रिमेन लाइव रहते हैं। इस प्रकार से ये बताए हुए हैं। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन की बात करते हैं। मेगाथर्म प्लांट विच लिव इन हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं। मेगा मतलब ज़्यादा, थर्म मतलब टेम्परेचर। मीजोथर्म मतलब क्या होता है, मीजो मतलब बीज का, और थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब बीज के टेम्परेचर में होते हैं। माइक्रोथर्म मतलब बोले तो जो कम टेम्परेचर में रहते हैं। इसके बाद है किस्टोथर्म प्लांट ग्रो इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये टेम्परेचर के से प्रभावित होते हैं। और इसी प्रकार से जो टेम्परेचर, तो उसकी जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रीजन की जो है बात करें, रेन फॉरेस्ट रीजन की बात करें, सब रीजन की बात करें, कोनिफर फॉरेस्ट की बात करें, एल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें, तो उसके अनुसार ही क्या होता है, इनके अंदर प्लांट होते हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर होती है। जैसे कैसे, देखो आपको मैं ये डायग्राम से बताता हूँ कि जैसे जैसे अपन देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये पोल है और ये पोल है, मतलब जब ये और ये मिडिल है जहाँ पे क्या होता है ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और ये टेम्परेट जोन है, मतलब क्या होता है मरुस्थलीय क्षेत्र है। जब अपन यहाँ से जाते हैं पोल की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, तो यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर, आपको पता है ये बर्फ़ होती है पोल के ऊपर, तो बर्फ़ होती है तो क्या होती है टेम्परेचर इधर क्या होगा, डाउन होगा। जिधर पोल की तरफ जाएंगे और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, रेगिस्तान है या ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन की क्या होता है टेम्परेचर एक रेंज होती है। तो इससे अपन जब पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर डाउन होता है तो उधर जब जाते हैं तो उनके जो प्लांट्स होते हैं उनका भी जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो चेंज होती जाती है। देखो तो इधर जो प्लांट्स होंगे पोल की तरफ होंगे वो डेसीडेस प्रकार के, कोनिफर्स फॉरेस्ट, जैसे डेसीडेस फॉरेस्ट है, कोनिफर्स फॉरेस्ट है, इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, जो लीव्स होती है वो छोटी होती है ताकि ये बर्फ़ में अच्छे से रह सके, तो उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो भी अलग अलग होती है। और जो यूरग्रीन, जो ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट पाए जाते हैं यूरग्रीन प्लांट होते हैं, इस प्रकार से इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। अब जो नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर आता है वो आता है वाटर। वाटर पता ही है आपको, है ना, लैंड पे पाया जाता है, और सॉइल प्रोडक्टिविटी, वाटर इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लैंड एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, द मेजर ऑफ वाटर लैंड एंड सॉइल इरोजन, प्रॉपर मीनिंग वाटर हाईली नेसेसरी बेटर फॉर बेटर प्रोडक्शन, आपको बताइए। उसके आधार पर ही जो वाटर की बात करें उसके आधार पर प्लांट होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो हाइड्रोफाइट्स जो लिविंग इन वाटर, जीरोफाइट जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, कैन नॉट बी टॉलरेट एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन, है ना, इन पास थ्रू लॉन्ग पीरियड ऑफ विदाउट वाटर, मतलब लंबे समय तक बगैर पानी के रह सकते हैं, जो रेगिस्तान जीरोफाइट में पाए जाते हैं। या कैन नॉट नहीं आएगा, विच टॉलरेट एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन, है ना, पास थ्रू लॉन्ग पीरियड ऑफ विदाउट वाटर। इसके बाद मीजोफाइट से टेरेस्ट्रियल प्लांट रिक्वायर मॉडरेट, मतलब मिडिल टाइप ऑफ वाटर की चाहिए। इसके बाद है विंड है, एयर मोशन इज कॉल्ड द विंड, जो हवा की है, तो मेजर किससे मापी जाती है, हवा को किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये क्या होता है, हवा वाइटल एनवायरमेंट फैक्टर होता है, ये क्या होता है प्लांट की एक्टिविटी को भी प्रभावित करता है वाटर, है ना। और सच चेंजेज ब्रेकेज भी कर सकता है, यदि अपन बात करें यदि तेज हवा चलती है तो क्या क्या कर सकता है, ब्रेकेज कर सकता है, तोड़ सकता है, अपरूटिंग उखाड़ सकता है, डिफॉर्मेशन करता है, इरोजन कर सकता है, डिपोजिशन करता है, साल्ट स्प्रे कर सकता है, मतलब मिट्टी को हटा सकता है। द विंड एक्सेलरेट ट्रांसपायरेशन रिमूव सॉलिड मॉइस्चर एंड हाई वेलोसिटी ऑफ कॉज सॉइल इरोजन भी हो सकता है। इरोजन क्या होता है, जो मिट्टी के ऊपर की जो उपयुक्त जो सरफेस होती है उसको ये हवा के साथ उड़ा के ले जाता है, जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस वगैरह पाई जाती है वो सोइल इरोजन के द्वारा उड़ के चली जाती है, तो इससे भी नुकसान होता है। एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन लेड टू डेसिकेशन, यदि अब तेज हवा चलेगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होगा, है ना, ट्रांसपायरेशन होगा तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है प्लांट्स की, ड्राप भी हो सकता है, और यूजली है स्मॉल लीव ऑन द एक्सपोज माउंटेन टॉप
और प्लांट फ्रिक्वेंट लाइव इन डेंजर बीइंग अप्रूटेड एंड ब्लो, मतलब तेज हवा के अंदर अप्रूटेड भी हो सकते हैं प्लांट वगैरह। जिस प्रकार से ये एयर के विंड के बारे में बता रहा है, जो विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपके परसेप्शंस। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अपना बात करें रेन की बात करें, हेल्स की बात करें, है ना। हेल्स का मतलब होता है ओले, स्नो, बर्फ़ की बात करें, सारे के सारे क्या परसेप्शन में आते हैं। और परसेप्शन आपको पता ही है इफेक्ट करता है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। और ये इसके आधार पर ही क्या होता है, वेदर कंडीशन की, ह्यूमिडिटी के आधार पर ही क्या होता है, देयर आर मेन 3 टाइप वेजिटेशन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड और डेजर्ट है। तो स्टूडेंट ये था अपने, यहाँ तक पढ़ा है। इसके बाद अपन परसेप्शन की बात करेंगे, और उसके बाद जो आएगी वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक गैसेज वगैरह की बात करेंगे। तो अभी तक यहाँ तक तैयार कीजिए, फिर अगली कक्षा में अपन आगे का पढ़ेंगे।